हेलो फ्रेंड्स, क्लास में अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से एग्रीकल्चर का ओरिजिन और डेवलपमेंट और डिस्पर्सल जो है वर्ल्ड लेवल पे हुआ। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात थी। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसकी प्रेजेंट जो एविडेंस हमारे पास है वो प्लायोसीन पीरियड से है, और उसके बाद वो फर्स्ट फेज में किस तरीके से हंटिंग करता था, कच्चा मांस खाता था, फिर आग जलाना सीखा, उसके बाद वो केव्स में रहने लगा और केव्स के बाद जो है वो डेंस फॉरेस्ट की तरफ गया। वहाँ उसने जो है फॉरेस्ट गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो मिड एज आई थी, मिड स्टोन एज, जो लगभग 11,000 पीरियड की थी, उसके पहले की थी। वहाँ पर वो जो है उसने बो एंड एरो का यूज शुरू कर दिया। और ये जो पीरियड था ये होमोसेपियन जो ह्यूमंस की जो रेस थी उसका पीरियड था। इसके बाद नियोलिथिक एज जब आई तो उसने जो भी यूजफुल प्लांट्स थे उनको सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उनका कल्टीवेशन जो है स्टार्ट किया। इसके साथ ही एनिमल्स को पेट करना चालू किया, और पेट करने के साथ ही जो है वो जंगल में जहाँ उनके जो हैबिटाट था उस एरिया में उन्होंने उन सेलेक्टिव प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ एग्रीकल्चर। देन ह्यूमंस का जब बाहर निकलना हुआ तो सबसे पहले वो स्लोपी लैंड पर आए और वहाँ पर जो है उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर वो रिवर वैलीज में आए। तो जो फेजेस थी उसमें जो था कि सबसे पहले उसने जो है अपना सेटलमेंट शुरू किया, और सेटलमेंट के साथ ही जो है उसने प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट किया और एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट किया। उसके बाद जो है उसने फ्रूट प्लांट्स खास तौर से ये शुरू किए, हॉर्टिकल्चर का जो है काम शुरू किया, और इट कम्स इन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। और जो एनिमल्स को उसने पैक किया था, इसके पीछे जो उसकी यूटिलिटी थी वो थी मिल्क, मीट, वूल, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये जो थी। तो खास तौर से उसने जो है डॉग्स को, काउस को, हॉर्सेस को, पिग्स, गॉड्स एंड शीप्स को जो है उसने पैक किया। और अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो खास तौर से वेबीलोन, सावर, डार्लिंगटन, ये इस तरह के जोग्राफर्स हुए हैं जिन्होंने ओरिजिन के ऊपर जो है अपनी थ्योरीज दी। और फर्स्ट थ्योरी जो थी उसमें ये था कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, फर्स्टली इट वाज स्टार्टेड इन जो है इसको अगर मैं कह सकता हूँ दजला फरात जो बेसिन, जो टिग्रिस बेसिन था, उसमें ये शुरू किया गया था। और इट वाज ए मिक्स्ड एग्रीकल्चर, और यहीं से ये फिर वर्ल्ड के दूसरे जो डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ पर जो है पहुँचा, और इस तरह से इसका डिफ्यूज़न जो है वर्ल्ड लेवल पे हुआ। सेकंड जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि एनिमल हस्बेंड्री और जो क्रॉप कल्टीवेशन है ये दोनों डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप में पीरियड में जो है स्टार्ट हुए थे। जेरिको ने इसको 19,000 BC टू 9,000 BC में बताया है। और भारत में अगर हम देखें तो विंध्यन जो एरिया है वहाँ लगभग 7,000 BC में राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से होता था, और यहाँ लगभग 23,000 ईयर्स ओल्ड जो है ये इजराइल में यहाँ जो है शीट मिले हैं वीट के, और ओहोलो इसका नेम है, जहाँ जो हिस्टोरिकल जो रिसर्च थी उसके अंदर ये मिले हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो था उस पर्टिकुलर पीरियड में भी एग्रीकल्चर जो था रिच था। यहाँ कुछ और चीज़ें थी, जैसे चाइल्ड ने बताया 1936 में कि जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेज हैं उसने एग्रीकल्चर ओरिजिन पर अपना एक इम्पैक्ट डाला था। सेकंड, कोल्डवेल ने जो है ये बताया था कि किस तरह से जो कल्चरल प्रोग्रेस जो हुई थी उस पर्टिकुलर पीरियड के ह्यूमंस की, उन्होंने भी एग्रीकल्चर को किस तरह से चेंज किया था। और यहाँ बेसिकली जो एक परमानेंट एग्रीकल्चर जिसको स्थायी कृषि कहते हैं वो जो थी वो आधार बनी थी, ये सावर ने बताया था। इसमें पॉपुलेशन का जो प्रेशर था
वो एग्रीकल्चर के ओरिजिन पे अपना एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी ह्यूमंस रिवर वैलीज या प्लेन एरियाज में आए तो जो जो एनिमल्स थे जिनको वो हंटिंग किया करते थे वो वहाँ नहीं थे, और उस पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा था उसके लिए उनको फूड की आवश्यकता थी। तो उस फूड के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर को जो है इंक्रीज किया था। ये एक पर्टिकुलर जो है एक सिस्टम था जिसके साथ ही इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ की एग्रीकल्चर के ओरिजिन को अगर मैं 3 रूप में देखूं तो फर्स्ट इसका प्रिमिटिव पीरियड आता है, सेकंड मिडाइवल और थर्ड मॉडर्न, जहां से ये वर्ल्ड लेवल पे डिफ्यूज हुआ था और किस तरीके से इसको अगर हम देखें बीच में तो यहाँ कुछ जीन सेंटर्स जो थे वो डेवलप हुए थे, और उन जीन सेंटर्स के कारण जो है ये एग्रीकल्चर तो ख़ास तौर से अगर मैं जीन एरिया की बात करूं तो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो है एक जीन सेंटर, बड़ा जीन सेंटर था, और इसके 2 सेंटर, जो एक इंडियन सेंटर और दूसरा इंडो मलाया सेंटर था। दूसरा सेंटर साउथ वेस्ट एशिया का था और तीसरा ईस्ट एशिया का था। अगर चौथे की बात करूं मैं तो ये सेंट्रल एशिया, जिसमें अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो हिली एरियाज है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का था। फिफ्थ जीन सेंटर की बात करूँ तो ये मेडिटेरियन सी का एरिया था, इसके सराउंडिंग्स में, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, चाहे वो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हों। और सिक्स्थ जो मैं बात करूँगा सेंटर की वो था अफ्रीका, और सेवन्थ में सेंट्रल अमेरिका, और लास्ट वन अगर मैं बात करूँ तो वो था साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राज़ीलियन प्लेटो से लेकर के और चिली पेरू तक जो है ये एग्रीकल्चर के सेंटर्स, जीन सेंटर्स डेवलप हुए थे। इसको मैं 2 पार्ट में कल्टीवेशन को डिवाइड कर सकता हूँ। इसमें एक था पौध कृषि या वेजिकल्चर, और दूसरा जो था इसमें वो इसके साथ ही हम ले सकते हैं सीडिंग का, कि किस तरह से यहाँ जो है पौध यानी प्लांट को जो है पहले सीड को कहीं और जो है डेवलप किया जाता, उसके बाद उसको एग्रीकल्चर फील्ड्स में प्लांट कर दिया जाता था। दूसरा था डायरेक्ट सीडिंग मेथड का, जो एग्रीकल्चर को ग्रो करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता था, कि बड़े एरियाज में डायरेक्ट जो है सीडिंग कर दी जाती थी और नेचुरल जो तरीके से उसको जो है ग्रो किया जाता था। और धीरे धीरे ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जब मिडाइवल एज में आई तो एग्रीकल्चर का जो है मेन डेवलपमेंट था ये यूरोपियन कंट्रीज़ में था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे इस पूरे धरती पर या अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, उतने प्रकार से एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट का मौका मिला। दुनिया के डिफरेंट पार्ट में जहाँ पॉपुलेशन एस्टेब्लिश होने लगी, उन्होंने अपने एरियाज डेवलप किए, पॉपुलेशन सेंटर्स डेवलप किए, और ऐसी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो है एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सका। और ये नीड बेसिस पे भी था कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रीज़ को जो है कुछ ऐसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट हुई जो इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल थी। क्रॉप लाइक रबर, जूट, मेस्टा, इसके साथ ही अगर देखें शुगर केन, जो शुगर इंडस्ट्री के लिए मेन अपना एक रोल प्ले करता था, उसके साथ ही रबर, कॉफ़ी, कोको, इन सब की ज़रूरत यूरोपियन जो कोल्ड क्लाइमेट के जो थे, या रबड़ की ट्रांसपोर्टेशन का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो रबड़ की, और इन सब को जो है यूरोपियन पॉपुलेशन ने, जब यूरोप की पॉपुलेशन यूरोप से बाहर जाके डेवलप होने लगी तो वहाँ इस एग्रीकल्चर को प्लांटेशन फॉर्म में डेवलप किया था। मॉडर्न एरा में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का जो रोल है वो साइंटिफिक हो गया है। दुनिया के हर एरियाज़ में जहाँ पर भी एग्रीकल्चर जो है डेवलप्ड है, वहाँ वो साइंटिफिक मेथड से हो रहा है। उसका मेन पर्पस जो है, आज की जो फैसिलिटी है जिस तरीके से उसको यूज़ करना है, तो उसमें चाहे वो इंस्टीट्यूशनल जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है उसमें, चाहे वो एग्रीकल्चरल मशीनरीज हो, चाहे वो हाइट वैरायटी शीट्स हों, चाहे वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियल मैनर या फर्टिलाइज़र हो,
या आजकल तो बहुत जगह ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं कि जहाँ आर्टिफिशियल रेनफॉल का यूज़ किया जाता है, जहाँ कभी वर्षा का अभाव होता है, और ये सिंपली एक जो सिल्वर आयोडाइड का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को एनवायरनमेंट में स्प्रे करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो वहाँ की मॉइस्चर को कंडेंस करके और बारिश कर देता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जो मॉडर्न, और इसके पीछे एक रोल ये भी है कि ये प्रिमिटिव एज में केवल ह्यूमंस को फीड करने के लिए था, पेट भरने के लिए था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है, और इसकी बहुत सारी जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की, वो इंडस्ट्रीज में अपना रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो पटेटो हो, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे टी और कॉफ़ी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो। ये एक इंडस्ट्री में आज बहुत सारे जो हैं जूसेस हैं जो मार्केट में आते हैं, या बहुत सारे जैम और जेलीज हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो है मार्केट में और प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में वो काफ़ी समय तक रहते हैं। इसी तरह से देखा होगा आपने कि जो कॉर्न है वो ख़ास तौर से मीट इंडस्ट्री के लिए अमेरिका प्रोड्यूस करता है, और वो वहाँ का जो कोक इंडस्ट्री है वो पूरा कॉर्न बेल्ट पर है। इसी तरह से जो पटेटो, आलू की जो पैदावार है जो दुनिया भर में, वो ख़ास तौर से पटेटो चिप्स के रूप में पूरी दुनिया में पैक फूड के रूप में जाती है। इसी तरीके से जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी के प्रोडक्ट आजकल ड्राई फॉर्म में मार्केट में आते हैं, और वो मार्केट का जो रोल है वो काफ़ी लंबे समय तक वो निभाता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री के रूप में आज एक स्ट्रगल कर रहा है और अपना एक प्लेस मांगता है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से लेकर के 11,000 BC तक ये जो पीरियड था ये मांस का और गैदरिंग का था, लेकिन 11,000 BC के पीरियड के बाद जो है ये पीरियड एग्रीकल्चर का आया, और एग्रीकल्चर में बहुत सारी फॉर्म्स आज डेवलप हो चुकी हैं। आज हम देखते हैं फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेजिकल्चर, और इसके साथ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये जितनी इसकी जो ब्रांचेस डेवलप हुई हैं, इसके पीछे जो मेन रोल है कि किस तरह से ह्यूमंस को बेटर जो है फूड फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा जा सके, और दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन और जो है फ्रीजिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के बाद एग्रीकल्चर का रोल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और आजकल तो इसको यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जो हॉर्टिकल्चर डेवलप हो रहा है, इसको ट्रक फार्मिंग या मार्केट गार्डनिंग का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट में दुनिया भर के जो विभिन्न पॉपुलेशन सेंटर्स है वहाँ तक पहुँच गया है। लेटीट्यूडनल या एल्टीट्यूडनल जो सिचुएशन है वो इसको थोड़ा कंट्रोल करती है, क्लाइमेट का अपना एक रोल है, लेकिन फिर भी जहाँ ड्राई क्लाइमेट है वहाँ आर्टिफिशियल मेथड से इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, वो चाहे कैनाल के थ्रू हो, चाहे वो पाइपलाइन के थ्रू हो, चाहे वो और किसी सिस्टम के हो, या वो जो है ट्यूबवेल के माध्यम से हो। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है उन एरियाज में भी होने लगा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसको आप देख सकते हैं, जो सदियों तक जो है बिल्कुल मरुस्थल के रूप में रहा, लेकिन प्रेजेंटली वहाँ इंदिरा गांधी नहर जो कैनाल प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो वहाँ आया, और उसने इस एरिया के सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। दूसरा मैं इजराइल की बात करूँगा, वर्ल्ड का एक न्यूली डेवलप्ड कंट्री जिसका एग्जिस्टेंस 1945 के बाद यूएनओ के बनने के बाद आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इजराइल जो है इसकी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन राजस्थान जैसी हैं और उन्हीं लेटीट्यूड्स के बीच में ये है, लेकिन इसने साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इतना डेवलप कर लिया, वहाँ वो कम पानी में भी बहुत अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम हो, चाहे वो स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके से हो, या न्यूजीलैंड है वो वर्ल्ड के सबसे रिमोट एरिया में है, लेकिन वो अपनी डेयरी इंडस्ट्री को अपने साइंटिफिक मेथड से अपने प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज करके, और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में एयरशिप कार्गो या जो है और रैपिड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आए हैं, उसमें वर्ल्ड के जो फ्लावर्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रिक्वायरमेंट पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स हैं, आज इंडिया में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन या साउथ अफ्रीकन जो फ्रूट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उसके पीछे जो कॉजेज़ हैं वो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
तो इस तरह से एग्रीकल्चर को प्रेजेंट फॉर्म आने में जो इतने साल लगे हैं, उसमें धीरे धीरे जो है उसकी ह्यूमंस की नीड जो थी उसने उसको डेवलप किया। और आज बहुत सारी एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो सॉइल्स की हो, चाहे वो पॉल्यूशन की हो, चाहे वो केमिकल्स की हो। तो और एग्रीकल्चर किस तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और एग्रीकल्चर खुद किस तरह से पोल्यूट होता है, ये बहुत सारे जो ऐसे कॉजेज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। थैंक्स वेरी मच। आज इस टॉपिक को मैं यहीं इंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो था एलिमेंट्स, हाउ दे अफेक्ट एग्रीकल्चर, और उसमें एक टॉपिक मैंने जो है रखा हुआ है सॉइल्स का, कि वर्ल्ड में सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, कौन से टाइप के सॉइल्स वर्ल्ड में डेवलप होती है, उसके डेवलपमेंट के पीछे जो है क्या कारण है। थैंक्स अ लॉट।